हेलो फ्रेंड्स, CSIR बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था ग्लाइकोलाइसिस का एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। आज हम लोग देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस का एनर्जी जनरेशन फेज। ठीक है, और इसको एनर्जी जनरेशन फेज क्यों बोलते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। तो देखो, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो स्टेप 5 था ना, स्टेप 5 में क्या बना था। देखो, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो 3 कार्बन एटम का था वो ट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में किसमें चेंज हो जा रहा था, डाइहाइड्रोक्सी एसीटेन फॉस्फेट में। ठीक है, यही हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में। तो देखो होता क्या है यहाँ पर, ये वाला देखो रिएक्शन, ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है, ये रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल है। इसका मतलब हो गया कि इस एंजाइम के प्रेजेंस में, ट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इंटर कन्वर्टेबल है। इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। देखो, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। और हम लोग जानते हैं ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो कितना का कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, दो मॉलिक्यूल हम लोग को क्या मिल रहा है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दोनों की कितना कार्बन का है, 3 कार्बन का है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब स्टेप 6 होगा। देखो क्या होगा, इससे देखो ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बनेगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। यहाँ पर भी देखो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बनेगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। तो ये स्टेप को हम लोग बोलते हैं स्टेप 6। और स्टेप 6 होने के लिए, ये रिएक्शन को होने के लिए एक एंजाइम होना पड़ेगा। उस एंजाइम को बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो देखो ये वाला जो रिएक्शन हो रहा है ना, स्टेप 6 वाला रिएक्शन, इसमें क्या होता है, देखो रिड्यूस NADH2 निकलता है, रिड्यूस NADH2 निकलता है। ये क्या होता है रिड्यूस NADH2, और ये NAD, ये भी हम लोग देखेंगे कुछ देर के बाद। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप 6। तो स्टेप 6 में क्या बना, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। देखो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। अब क्या होगा, स्टेप 7 होगा। और स्टेप 7 में देखो, ग्लाइकोलाइसिस का जो स्टेप 7 होता है ना, इसमें सबसे फर्स्ट टाइम ATP का फॉर्मेशन होता है बाय ए प्रोसेस नोन एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो देखो इसमें होता क्या, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बनेगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। देखो यहाँ पर भी 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन, इसको कैटालाइज करने के लिए जो एंजाइम चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। और यहाँ पर देखो इस रिएक्शन के टाइम पे देखो ATP क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। देखो ATP क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। ठीक है, और ये जो ATP का जनरेशन है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जो स्टेप 7 एंड स्टेप 10 में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टेप 7 में क्या बना, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। अब स्टेप 8 होगा। स्टेप 8 में क्या होगा, देखो ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बनेगा, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। देखो यहाँ पर भी 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। ठीक है, किस एंजाइम के प्रेजेंस में, तो हम लोग बोलेंगे फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बनेगा, स्टेप 8 होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पर स्टेप 9 में क्या होगा, स्टेप 9 में देखो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बन रहा है, 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। यहाँ पर भी देखो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बन रहा है, 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। तो यहाँ पर जो एंजाइम लग रहा है इस रिएक्शन को करवाने के लिए, उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं इनोलेज। ठीक है, तो इनोलेज के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, स्टेप 9 हो रहा है। तो अब देखो स्टेप 10 में क्या होता है, स्टेप 9 में क्या बना, 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड बना, 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड बना। अब स्टेप 10 में देखो क्या हो रहा है, 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड से क्या बन रहा है, पायरुविक एसिड बन रहा है। देखो यहाँ पर भी पायरुविक एसिड बन रहा है। और ये जो पायरुविक एसिड होता है वो कितना का कार्बन का कंपाउंड होता है, 3 कार्बन का। इसको याद रखना, 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। और ये रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए जो एंजाइम है, इसको हम लोग बोलते हैं पायरुविक एसिड काइनेज। और इस एंजाइम को काम करने के लिए मैग्नीशियम आयन होना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये वाला जो स्टेप हो रहा है ना, इस स्टेप में भी क्या हो रहा है, ATP का जनरेशन हो रहा है। देखो ATP प्रोड्यूस हो रहा है, ATP प्रोड्यूस हो रहा है। और ये वाला जो स्टेप 10 जो होता है वो कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है। देखो ये इरिवर्सिबल है, ये ग्लाइकोलाइसिस के रेगुलेशन में हेल्प कराता है। ये हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस के रेगुलेशन के टाइम पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, इस फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसका मतलब देखो स्टेप 7 और स्टेप 10, इसमें क्या हो रहा है,
एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, देखो एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये स्टेप में एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस में इस स्टेप को क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी जेनरेशन फेज, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जनरेट होता है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है, जैसे कि देखो ये एनएडी क्या होता है, ये NADH2 क्या होता है, ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। तो देखो क्या होता है, एनएडी क्या होता है, देखो सबसे पहले देखो एनएडी स्टैंड्स फॉर निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। ये एनएडी क्या होता है ना, एक ऐसा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और जैसे ही ये एनएडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा किस फॉर्म में, NADH2 के फॉर्म में, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है। तो देखो अगर हम लोग ग्लाइकोलाइसिस को ही हम लोग देख रहे हैं, और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज कितना कार्बन का बना होता है, 6 कार्बन का बना होता है, देखो 6 कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो यहाँ पर देखो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल में देखो यहाँ पर क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है, देखो ये सब क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड किसका बना होगा, इलेक्ट्रॉन से बना होगा, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बना होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे क्या होता है ना, ये बॉन्ड टूटता है, ठीक है। और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल क्या बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। और ये पायरुविक एसिड कितना कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हो रहा है कि ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, और ब्रेकडाउन किसका हो रहा है, एक्चुअल में ब्रेकडाउन हो रहा है इस कोवलेंट बॉन्ड का। और ये कोवलेंट बॉन्ड किससे बना है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। तो जब ये कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो रिलीज होगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हाई एनर्जी पार्टिकल होता है और हाईली रिएक्टिव होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए सेल के पास क्या होना पड़ेगा, कोई एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होना पड़ेगा। तो इसी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। तो जैसे ये NAD इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और किसमें बदल जाएगा, NADH2 में। देखो ये NAD है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और किसमें बदल गया, देखो NAD, ये इलेक्ट्रॉन है एक्सेप्ट किया, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिड्यूस NADH2। तो देखो इसको रिड्यूस क्यों बोल रहे हैं, तो देखो अगर हम लोग रिडक्शन के का डेफिनेशन को देखेंगे तो अगर उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो तब हम लोग बोलेंगे रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तब इसको बोलेंगे रिडक्शन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो तब बोलेंगे रिडक्शन। तो देखो NAD में क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये NAD क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसा नहीं लिख के, हम लोग ऐसा लिख रहे हैं NADH2 लिख रहे हैं। वैसे भी देखो यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी क्या है, रिडक्शन है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं ये जो NAD है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है किस फॉर्म में, NADH2 के फॉर्म में, क्योंकि ये क्या कर रहा है, NAD इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है या फिर गेन कर रहा है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। जस्ट इसके ऑपोजिट देखो ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या होगा, अगर हाइड्रोजन हटेगा या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तब हम लोग इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो देखो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ये जो ATP बन रहा है स्टेप 7 और स्टेप 10 में, उसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्यों बोलते हैं, और ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता क्या। तो देखो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, इसमें हमेशा याद रखना सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में ATP बनेगा ही बनेगा। तो देखो when the ATP is formed during a chemical reaction then it is called substrate level phosphorylation। इसका मतलब होगी कि जब भी कभी ATP का फॉर्मेशन होगा केमिकल रिएक्शन के टाइम पे तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो देखो यहाँ पर देखो ध्यान दो, स्टेप 7 जो है ना इसमें क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, एंजाइम्स के प्रेजेंस में हो रहा है। देखो यहाँ भी देखो ये भी केमिकल रिएक्शन है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, एंजाइम्स के प्रेजेंस में। तो इस केमिकल रिएक्शन के टाइम पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ATP प्रोड्यूस हो रहा है। देखो ATP प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए हम लोग ऐसे रिएक्शन को या फिर ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो देखो अब कुछ टर्म आप लोग को याद रखनी है कि जैसे कि देखो स्टेप 6 में देखो ये स्टेप 6 वाले जो स्टेप 6 में क्या होता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होता है, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। देखो ठीक है, और इसको करवाने के लिए जो एंजाइम चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज।
तो एक कंपाउंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आयोडो एसीटेट। ये ऐसा कंपाउंड होता है जो क्या करता है, इस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज के एक्टिविटी को रोकता है। अगर ये कंपाउंड, इसका मतलब किसका काम कर रहा है, इनहिबिटर्स का काम कर रहा है। किसके लिए, इस एंजाइम्स के लिए। तो अगर ये कंपाउंड से अगर हम लोग ट्रीट करेंगे सेल को, तो ये वाला स्टेप नहीं होगा, क्योंकि ये एंजाइम क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। तो कैसे करके ये कंपाउंड इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा, तो देखो अगर हम लोग इस एंजाइम को बनाएंगे, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, तो ये एंजाइम में क्या है, एक्टिव साइट है, ये वाला एक्टिव साइट है। इस एक्टिव साइट में क्या रहता है, एक एमिनो एसिड रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टीन। ये सिस्टीन एमिनो एसिड ही क्या करता है, इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है। तो ये आयोडो एसीटेट क्या करता है, इस सिस्टीन से ही बाइंड कर जाता है, जिसके कारण ये रिएक्शन नहीं हो पाता, ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। और एक कंपाउंड है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोराइड। ये फ्लोराइड क्या करता है, देखो फ्लोराइड इज पोटेंट इनहिबिटर ऑफ इनोलेज, स्टेप 9। तो देखो स्टेप 9 को करवाने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो क्या है, इनोलेज। तो ये फ्लोराइड क्या करता है, ये इनोलेज जो एंजाइम है उसके बाइंडिंग साइट से बाइंड कर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो रिएक्शन है जिसको कौन करा रहा है, इनोलेज, वो रिएक्शन कैटालाइज नहीं हो पाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं फ्लोराइड इज पोटेंट इनहिबिटर्स ऑफ इनोलेज। तो ये रहा ग्लाइकोलाइसिस का एनर्जी जनरेशन फेज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस है इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, इसमें कितना एटीपी बना, कितना NADH2 निकला, क्या क्या हुआ, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओवरऑल कंक्लूजन, ठीक है। थैंक यू।